मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जेनेटिक्स सब्जेक्ट में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूरल ट्यूब क्या होती है तथा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसमें कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं तथा इसके लिए कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट और मैनेजमेंट करने पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। अगर बात न्यूरल ट्यूब की जाए कि न्यूरल ट्यूब क्या होती है, तो इट इज एम्ब्रियोनिक प्रीकर्सर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रीकर्सर होता है। ये क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर यानी कि ये इन फ्यूचर, ये आगे जाकर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है। तो ये क्या है, आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब बात अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो जो न्यूरल ट्यूब है वो आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करने वाली है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करने वाली है। तो ये तो बात हुई न्यूरल ट्यूब के बारे में। अब बात करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। इट इज़ द डिफेक्ट इन द कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया हो तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलेंगे। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग के अंदर कोई डिफेक्ट है तो वो कंडीशन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहलाएगी। अब इसके कोजेज की अगर बात करें तो एग्जैक्ट कोज अननोन, इसका जो अगर एग्जैक्ट कोज देखें तो वो अननोन होता है, बट सम इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले की अगर बात करें तो फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी है किसी फीमेल के अंदर तो उस जो बेबी है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरे अगर उसकी बात करें तो एंटी सीजर मेडिकेशन, अगर फीमेल ने कुछ एंटी सीजर मेडिकेशन ली हैं तो वो क्या करती है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर बेबी पर चली जाती हैं और जिसके कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स के कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो इट इज 3 टाइप्स। ये कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, पहले की अगर बात करें तो एनएनसिफेली, दूसरे की अगर बात करें तो एनसिफेलोसील और तीसरा जो है वो स्पाइना बाइफिडा। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक अगर पहले की बात करें तो एनएनसिफेली, दूसरे की अगर बात करें तो एनसिफेलोसील और तीसरे की अगर बात करें तो स्पाइना बाइफिडा। अब बात करते हैं सबसे पहले एनएनसिफेली की कि एनएनसिफेली में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो एनएनसिफेली में क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंस ऑफ क्रेनियम बोन। क्रेनियम बोन जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है वो क्या है, एब्सेंस है। तो अगर वो एब्सेंट है तो ब्रेन कैसा दिखेगा, ब्रेन इज डायरेक्टली एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट, यानी कि ब्रेन जो है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि क्रेनियम बोन जो है वो एब्सेंट रहती है इस कंडीशन में। जिसके कारण क्या होगा, अगर ब्रेन एनवायरनमेंट के संपर्क में है तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, द न्यू बोर्न विद दिस कंडीशन में डाइड विद इन द फ्यू आवर्स। जो न्यू बोर्न है उसकी फ्यू आवर्स या कुछ घंटे में जो है वो डेथ हो जाएगी एनएनसिफेली के अंदर, क्योंकि जो ब्रेन है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के संपर्क में आ जाता है, क्योंकि क्रेनियम बोन जो है वो इसमें एब्सेंट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एनसिफेलोसील के बारे में। तो एनसिफेलोसील में क्या देखने को मिलेगा, इन दिस कंडीशन द ब्रेन इज प्रोट्रूज इन बिटवीन द स्कल बोन। तो इसमें क्या है, जो ब्रेन है वो आउट तो है बट स्कल बोन के बीच में धंसा हुआ है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एनसिफेलोसील इस कंडीशन को बोला जाता है। अब बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा की। तो स्पाइना बाइफिडा में क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रा हैं उनके बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलेगी। तो वर्टिब्रा के अगर अंदर या उनके बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को स्पाइना बाइफिडा बोला जाता है, क्योंकि वर्टिब्रा के जो बीच में है या वर्टिब्रा की अगर बात करें तो वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड भी मौजूद रहता है। स्पाइनल कॉर्ड के साथ मेनिंजस, सीएसएफ जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो अगर उनके अंदर ओपनिंग है एबनॉर्मल तरीके से तो उस कंडीशन को स्पाइना बाइफिडा बोला जाता है। अब बात करते हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा। जो स्पाइना बाइफिडा जो कंडीशन है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, पहले की अगर बात करें तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, दूसरे की अगर बात करें तो मेनिंगोसील और तीसरे की अगर बात करें तो मेनिंगोमाइलोसील। तो जो स्पाइना बाइफिडा है वो कितने टाइप्स का होता है, स्पाइना बाइफिडा जो कंडीशन है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, पहले की अगर बात करें तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा,
दूसरे की अगर बात करें तो मेनिंगोसील, और तीसरे की अगर बात करें तो मेनिंगोमाइलोसील। अब सबसे पहले बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के बारे में। तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या देखने को मिलेगा? ऑर्गन आर नॉट आउट फ्रॉम एबनॉर्मल ओपनिंग, ओनली डिम्पल इन द स्किन और टफ्ट ऑफ हेयर आर प्रेजेंट। जो ऑर्गन है वो आउट इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। जो एबनॉर्मल ओपनिंग हुई है उसमें कोई भी ऑर्गन जो है वो आउट यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं दिखेगा। ओनली डिम्पल इन द स्किन, स्किन जो है वो पीछे की साइड में कुछ डिम्पल या गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, या फिर टफ्ट ऑफ हेयर, कुछ हेयर के गुच्छे जो है वो प्रेजेंट या देखने को मिलेंगे इसमें। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन जो है वो बाहर निकला हुआ नहीं रहता है। जो स्किन है वो उसमें डिम्पल देखने को मिल रहा है, या टफ्ट ऑफ हेयर यानी कि हेयर के जो गुच्छे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये हुआ स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। अब बात करते हैं मेनिंगोसील के बारे में। तो मेनिंगोसील के में क्या देखने को मिलेगा? मेनिंजस एंड सीएसएफ आर आउट। तो मेनिंजस और सीएसएफ जो है वो इसमें बाहर आउट देखने को मिलेंगे, और दीज आर कवर्ड बाई ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। जो मेनिंजस और सीएसएफ बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहते हैं। तो मेनिंगोसील में क्या देखने को मिल रहा है? मेनिंजस और सीएसएफ है वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं, जो एबनॉर्मल ओपनिंग है वहाँ से, बट ये जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहते हैं। तो ये कंडीशन किस में देखने को मिल रही है? मेनिंगोसील में। अब बात करते हैं मेनिंगोमाइलोसील के बारे में। तो मेनिंगोमाइलोसील में क्या देखने को मिलेगा? मेनिंजस, सीएसएफ, नर्व रूट एंड स्पाइनल कॉर्ड आर आउट। यानी कि जो मेनिंजस, सीएसएफ, नर्व रूट और स्पाइनल कॉर्ड है वो आउट देखने को मिलेंगे, और दीज ऑर्गन आर कवर्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। जो ये ऑर्गन बाहर निकले हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहेंगे। तो ये किस में देखने को मिल रहा है? मेनिंगोमाइलोसील में। क्या क्या देखने को मिल रहा है? जो मेनिंजस, सीएसएफ, नर्व रूट और स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर की ओर निकले रहेंगे, और वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के द्वारा जो है वो कवर रहेंगे। तो ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा की। अब बात करते हैं कि कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ब्रेन इज डायरेक्टली एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट। ब्रेन जो है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के संपर्क में रहेगा। दूसरे की अगर बात करें तो पार्ट ऑफ ब्रेन आर आउट इन बिटवीन स्कल बोन। जो ब्रेन बाहर की ओर निकल रहा है वो स्कल बोन के बीच में धंसा हुआ देखने को मिलेगा। अगले की बात करें डिम्पल इन द स्किन, स्किन में डिम्पल देखने को मिलेंगे, और ऑन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के वहाँ पर जो स्किन है उसमें डिम्पल देखने को मिलेंगे। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो सीजर एंड पैराप्लेजिया। जो सीजर और पैराप्लेजिया जो है वो इसकी वजह से देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो अगर एंटीनेटल डायग्नोसिस यानी कि बिफोर बर्थ अगर डायग्नोसिस की बात करें कि किसी बेबी का अभी जन्म नहीं हुआ और उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, उसके पहले हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो कौन कौन से? MSAFP यानी कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, उसका लेवल चेक करेंगे। यदि उसका लेवल हाई आ रहा है तो हाई लेवल जो है वो किसको इंडिकेट करता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट को। और अगर उसका लेवल लो आ रहा है तो वो डाउन सिंड्रोम को जो है वो इंडिकेट करेगा। तो एंटीनेटल डायग्नोसिस में किसका लेवल चेक करते हैं? जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन है उसका लेवल चेक करते हैं। ये एक प्रोटीन होती है जो फीटस के लीवर से सीक्रेट होती है, ये फीटस के लीवर में इसका प्रोडक्शन होता है, और वो जो आगे जाकर जो है वो मैटरनल ब्लड और एमनियोटिक फ्लूइड में भी आकर मिल जाती है। अब बात करते हैं पोस्टनेटल एग्जामिनेशन की। तो पोस्टनेटल एग्जामिनेशन में कौन कौन से करेंगे? सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, दूसरा देखें तो CT स्कैन और MRI। तो कौन कौन से? फिजिकल एग्जामिनेशन, CT स्कैन और MRI इसमें करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो कौन कौन से मैनेजमेंट? इनिशियली प्रोटेक्शन ऑफ द सेक इज़ द प्रायोरिटी। जो सबसे पहले क्या है, जो सेक यानी कि जो आउटर हो रहे हैं जो मेम्ब्रेन या ऑर्गन, उनको क्या करना है? उनको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा देखें तो प्रोवाइड प्रोन पोजीशन। कैसी पोजीशन प्रोवाइड करानी है? प्रोन पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करानी है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंट द रप्चर ऑफ सेक, क्योंकि जो सेक या जो ऑर्गन बाहर निकल रहे हैं उनको रप्चर होने से बचाने के लिए कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करानी है? प्रोन पोजीशन जो है वो उसको प्रोवाइड करानी है। तीसरे के पॉइंट की अगर बात करें तो परमानेंट ट्रीटमेंट इज सर्जरी। जो अगर इसका परमानेंट ट्रीटमेंट देखें तो वो क्या है? सर्जरी है। अब सर्जरी में क्या करते हैं? तो चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो इन द सर्जिकल मैनेजमेंट द आउट ऑर्गन आर रिवर्ट बैक टू देयर नॉर्मल लोकेशन। जो सर्जरी करके जो ऑर्गन है उनको वापस अपनी नॉर्मल लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता है, और एबनॉर्मल ओपनिंग शुड बी क्लोज। और एबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है उसको क्लोज किया जाता है।
तो मैनेजमेंट के साथ ही आपका जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।